नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू की स्थापना की याद में 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया है। इस संगठन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अफ्रीकी दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। 25 मई को बनाया गया है। तो हमें बताना है इस संगठन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ। 25 मई 1963 को इथोपिया के अदीस अबाबा में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ओएयू को आधिकारिक तौर पर साल 2002 में पुनर्गठित कर अफ्रीकन यूनियन एयू का नाम दिया गया। इसी ऐतिहासिक स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 25 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। अफ्रीकी यूनियन एयू कुल 55 अफ्रीकी देशों का एक शक्तिशाली भू राजनीतिक संघ है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 समूह में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो वैश्विक मंच पर अफ्रीका महाद्वीप की बढ़ती ताकत को दिखाता है। तो अफ्रीकी जो दिवस है मनाया जाता है 25 मई को। 1963 में इथोपिया के अदीस अबाबा में स्थापित हुआ था अफ्रीकी एकता संगठन, और इसी को आधिकारिक तौर पर 2002 में पुनर्गठित कर अफ्रीकी यूनियन का नाम दिया गया था। और 25 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। यूनेस्को, ऑप्शन ए यूनेस्को, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के संवर्धन के माध्यम से शांति स्थापित करने का कार्य करती है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह संस्था दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए जिम्मेदार है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म देखिए हमने, इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है, जो कि फ्रांस में है। और जो दुनिया में जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में जो नाम मिलता है, उसके लिए ये जिम्मेदार, उसका दर्जा ये देती है यूनेस्को। ऑप्शन बी देखेंगे, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने और वैश्विक शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, उसको रोकने के लिए, वैश्विक शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था गठन किया गया, जिसको यूनेस्को नाम, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। और वर्तमान महासचिव इनके हैं एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन डी, सार्क, यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म क्या है? SAARC की, सार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर। और इसका सचिवालय, मुख्यालय है जो वो काठमांडू, नेपाल के अंदर है।
और इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 देश हैं। और उनके कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं सार्क के जो सदस्य हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राजनेता को राज्यसभा की याचिका समिति कमेटी ऑफ पिटीशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए युवा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद की उच्च सदन की अत्यंत महत्वपूर्ण याचिका समिति का नया अध्यक्ष चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। तो याचिका समिति का नया अध्यक्ष बना है राघव चड्ढा। संसदीय याचिका समिति एक स्थायी समिति होती है जिसका मुख्य कार्य आम जनता द्वारा जनहित के मुद्दों या सरकारी नियमों में खामियों को लेकर संसद में दी जाने वाली याचिकाओं की जांच करना और उन पर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपना है। तो क्या है ये समिति? याचिका समिति क्या है? इसका कार्य है जो आम जनता द्वारा जनहित के मुद्दों या सरकारी नियमों में खामियां अगर है उनको लेकर संसद में याचिकाएं दी जाती है, उनकी जांच करना और उन पर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपना, ये काम होता है। और इसका चेयरमैन बना गया राघव चड्ढा को। और जो राघव चड्ढा है इस पद पर नियुक्त होने वाले सबसे युवा सांसदों में से एक है, सबसे युवा सांसद है। इसके अलावा और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सौरभ विजय। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी सौरभ विजय को केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौरभ विजय को हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। UIDAI देश में सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड जारी करने और इसके डिजिटल डाटाबेस को प्रबंधित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके बारे में जानते होंगे, आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड जारी करते हैं। तो इसके CEO बनाया गया है सौरभ विजय को। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी आकाश अंबानी। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराने रिलायंस इंडस्ट्री के उत्तराधिकारी आकाश अंबानी को देश के टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर में अग्रणी कंपनी के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आकाश अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जो भारत में 5G रोल आउट और डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो जियो प्लेटफॉर्म है उनके प्रबंध निदेशक MD किनको बनाया गया है? आकाश अंबानी। ऑप्शन डी देखेंगे, प्रवीण सूद। भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी और देश की प्रीमियम जांच एजेंसी के प्रमुख प्रवीण सूद के कार्यकाल में सरकार द्वारा विस्तार किया गया है। प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। CBI के डायरेक्टर है फिलहाल प्रवीण सूद। केंद्र सरकार ने उनके उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए CBI निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को हाल ही में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। तो प्रवीण सूद जो CBI के डायरेक्टर हैं, उनके अच्छे कार्य को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए जो केंद्र सरकार है उन्होंने CBI निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 3, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी दर्शक क्षमता 80,000 सीटों की होगी किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है भारत का, जिसकी क्षमता होगी 80,000 सीटें, जिसमें होगी, किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर ये बनाया जा रहा है। कर्नाटक राज्य के सूर्यगढ़ क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जिसकी कुल दर्शक क्षमता 80,000 सीटों की होगी। वर्तमान में दुनिया और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित
नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है। इसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद कर्नाटक का यह नया स्टेडियम भारत का दूसरा और दुनिया का सबसे विशाल स्टेडियम की सूची में शामिल हो जाएगा। कर्नाटक हाथियों की सर्वाधिक आबादी और कॉफी उत्पादन में देश में नंबर 1 है। तो 80,000 सीटों के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है कर्नाटक के अंदर। कुल दर्शक क्षमता इसकी 80,000 है और जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसकी क्षमता कितनी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की? 1,32,000 दर्शक इनमें बैठ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है MCG जो दूसरे नंबर पर आता है। और जो कर्नाटक में बनने जा रहा है जब उसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो वह दूसरे नंबर पर वो आ जाएगा, उसकी क्षमता इससे ज्यादा रहेगी मेलबर्न वाले से। और कर्नाटक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक हाथियों की सर्वाधिक आबादी कहां पर है? कर्नाटक में है। और कॉफी उत्पादक के देश की बात करें तो वो भी देश में नंबर 1 स्थान पर है कर्नाटक। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं जो ऑप्शन बी उड़ीसा, यह पूर्वी तटीय राज्य बुनियादी ढांचे और पर्यावरण अनुकूल परिवहन नीतियों को लागू करने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। तो उड़ीसा है पूर्वी तटीय राज्य है, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण अनुकूल परिवहन नीतियों को लागू करने वाला, पर्यावरण अनुकूल पहला राज्य बना है ये। ओडिशा सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लेते हुए सभी सरकारी विभागों और सरकारी इस्तेमाल के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन EV के उपयोग को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। क्या किया है ओडिशा सरकार ने? जो भी सरकारी विभाग की जो गाड़ियां रहेगी, जो भी उनके वाहन रहेंगे सरकारी इस्तेमाल में जो यूज होते हैं उनको, वे सारे के सारे इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। तो पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए उड़ीसा सबसे आगे निकल कर आया है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय मूल्यों को शामिल करने के लिए चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दैनिक सुबह की प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया है? जो भी मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना सभा होती है स्कूलों के अंदर, उसके अंदर जो राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम, उसका गायन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है, वो गायन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन डी की बात करेंगे छत्तीसगढ़, इस मध्य भारतीय राज्य ने दूर दराज के क्षेत्र और जंगलों में रहने वाले जनजातीय समूह के विकास के लिए एक विशेष लोक कल्याणकारी अभियान की शुरुआत की है। तो जो जंगलों में जनजातीय समूह रहते हैं उनके लिए इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की अंतिम सीमा पर बसे आदिवासी गांवों तक सभी सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। कौन सा अभियान शुरू किया है? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। जो भी गांव है, आदिवासी गांव है, उन तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 4, मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली ऑल वुमेन पूर्णतः महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? मिशन वंदे मातरम के तहत बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी BSF सीमा सुरक्षा बल। पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है BSF सीमा सुरक्षा बल।
सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए केवल महिला अधिकारियों और जवानों से सजी पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। कौन से मिशन के तहत? वंदे मातरम। इस महिला टीम ने समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगे के साथ बीएसएफ का ध्वज लहराया। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भारत की बेटियों के अदम्य साहस का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों और वीआईपी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सीआरपीएफ के पास दुनिया की पहली पूर्णतः महिला सशस्त्र बटालियन 135वीं महिला बटालियन होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे 1986 में गठित किया गया था। इसकी एक विशेष विंग कोबरा नक्सली क्षेत्र में कमांडो ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। तो सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों और वीआईपी सुरक्षा देना इसका मुख्य कार्य है। ये देश के अंदर रहकर, बॉर्डर पर नहीं, अंदर रहकर कार्य करती है केंद्र में। और जो सीआरपीएफ है उसके पास दुनिया की सबसे पहली पूरी तरह से महिला सशस्त्र बटालियन है। 135वीं बटालियन जो है 135वीं बटालियन जो है वो पूर्णतः महिला बटालियन है और दुनिया की पहली बटालियन है महिला सशस्त्र बटालियन। गठित किया गया था इसको 1986 में, पहली महिला बटालियन को। और इसकी एक विंग है सीआरपीएफ की, विशेष विंग है कोबरा। कोबरा क्या देखती है? नक्सली क्षेत्र में कमांडो ऑपरेशन के लिए जानी जाती है कोबरा। ऑप्शन बी दिया गया है आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यह बल भारत के सबसे कठिन और बर्फीली सीमाएं हिमालय क्षेत्र के लिए की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। भारत चीन सीमा पर तैनात रहने वाले आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर कहा जाता है। पर्वतारोहण और स्कीइंग के क्षेत्र में आईटीबीपी को दुनिया के सबसे बेहतरीन बलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके बेस ही अत्यधिक ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इनका बेस ही अत्यधिक ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। और क्या बोला जाता है इनको? आईटीबीपी को हिमवीर। ऑप्शन सी दिया गया है भारतीय नौसेना। यह भारत की सैन्य शक्ति की समुद्री शाखा है जो हिंद महासागर और अन्य समुद्री सीमाओं में देश के हितों की रक्षा करती है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में महिलाओं को नाविकों के रूप में और युद्ध पोतों पर तैनात करने की अनुमति दी है। नौसेना का आईएनएसवी तारिणी अभियान जो है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। तारिणी अभियान, आईएनएस तारिणी अभियान, जिसमें महिला नौसैनिकों के दल ने वैश्विक जल यात्रा पूरी की थी। आईएनएसवी तारिणी जो अभियान है उसमें क्या हुआ था? महिला नौसैनिकों के दल ने वैश्विक जल यात्रा पूरी की थी। प्रश्न नंबर 5, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महाराष्ट्र के शिरडी से लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के शिरडी में जो पहला स्वदेशी है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम वहां पर स्थापित किया है। स्वदेशी 300 किलोमीटर, उसका नाम बताना है। क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यास्त्र नाम है उसका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ी उड़ान देते हुए महाराष्ट्र के पवित्र शहर शिरडी में भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी
300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। सूर्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत इसका यूनिवर्सल होना है, जिसका अर्थ है कि यह एक ही प्लेटफॉर्म से विभिन्न कैलिबर और अलग अलग मार्ग क्षमता वाले रॉकेट और मिसाइलों को दागने में सक्षम है। 300 किलोमीटर की अचूक मार्ग क्षमता के साथ यह लंबी दूरी तक दुश्मन के सैन्य ठिकानों और बंकरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पिनाका, यह भारत का बेहद सफल और युद्ध सिद्ध मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने विकसित किया है पिनाका। पिनाका सिस्टम मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 साल्वो रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी और अब इसके उन्नत संस्करण सेना में शामिल किए जा रहे हैं। तो पिनाका किसने लॉन्च किया था, किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। क्या है ये? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये क्या करता है? मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 साल वो रॉकेट दागने की क्षमता, इसके पास 12 रॉकेट दाग सकता है। और जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी पहाड़ों पर जो दुश्मन है उनके ठिकानों को तबाह करने में इसने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन बी अग्नि 5, यह भारत की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। अग्नि 5 परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। भारत की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को अपनी जद में लेती है। 5000 किलोमीटर से अधिक है इसकी मारक क्षमता, यानी पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को भी अपनी जद में ले सकती है, वहां तक इसकी रेंज है। यह मिसाइल कैनिस्ट्राइज्ड है जिससे इसे बहुत कम समय में सड़क या रेल मार्ग से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। सड़क से भी ले जा सकता है और रेल मार्ग से भी ले जा सकता है बहुत ही कम समय में। ऑप्शन डी दिया गया है प्रलय। यह भारत की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती के लिए बनाया गया है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह हवा में ही अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है, जिससे दुश्मन के इंटरसेप्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और हवा में मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। तो प्रलय क्या है? कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली कोसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो LAC और LOC पर तैनाती के लिए बनाया गया है। रेंज इसकी 150 से 500 किलोमीटर है और इसकी खासियत क्या है कि यह हवा में ही अपनी जो दिशा है, अपना रास्ता वो बदल सकती है। यही वजह है कि जो दुश्मन है उनकी इंटरसेप्ट मिसाइल है, यानी डिफेंस सिस्टम के लिए जो ट्रैक करते हैं, इनको हवा में मार गिराते हैं डिटेक्ट करके, वो करना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है बीच में ही। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं सहित अन्य सभी अवैध प्रवासियों की निगरानी और उनके रखरखाव के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तो उन पर अवैध प्रवासियों की निगरानी रखने और रखरखाव के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त 9वें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने
राज्य की आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्या के संतुलन को बनाए रखने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों सहित सभी अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का कड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। मतलब क्या है, जो अवैध प्रवासी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, भाई उनकी पहचान करो और उनको एक ही स्थान पर रखो ताकि वे कहीं कहीं ना घूमे। उनके लिए क्या बनाया गया है, होल्डिंग सेंटर। इन होल्डिंग सेंटरों का मुख्य उद्देश्य है उन विदेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया और उनके मूल देश डिपोर्ट किए जाने तक एक सुरक्षित दायरे में रखना है, जो बिना वैध वीजा या पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए हैं। क्या उद्देश्य है कि उनको मतलब एक सुरक्षित दायरे में रखना है, जो कि अपने देश से डिपोर्ट किए गए हैं जो। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश, सुंदरवन के शहद और कादियाल साड़ियों की जीआई टैग मिल चुका है। जो पश्चिम बंगाल है उसको नोलेन गुड़ संदेश, सुंदरवन के शहद और कादियाल साड़ियों के लिए जो है जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, यह पूर्वोत्तर की सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, जिसने अपनी स्वदेशी जनजाति संस्कृति और जनसंख्या की रक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य में प्रवेश को विनियमित करने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की मंजूरी दी है। बिना ILP के भारत के अन्य राज्यों के नागरिक भी इस राज्य के भीतर प्रवेश या व्यापार नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है सी झारखंड, यह आदिवासी बहुल राज्य प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार और बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। झारखंड सरकार ने सरकारी और प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर, जीरो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट हासिल की है। यानी अब यहाँ प्राथमिक स्तर पर बच्चे बीच में स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं। शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर किस राज्य ने हासिल की है? झारखंड ने। इसके अलावा और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी बिहार, बुनियादी ढांचे और स्वच्छता के क्षेत्र में इस राज्य ने हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें पूर्वी भारत के अन्य सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा जारी हालिया स्वच्छता रैंकिंग में बिहार ग्रामीण स्वच्छता यानी रूरल जो सैनिटाइजेशन है, इसके मामले में पूरे पूर्वी भारत ईस्टर्न जोन का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है बिहार। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार जब भी ऑप्शन दिया जाता है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि ये आपको पूरी तरह से याद हो जाए। एक ही वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं, इसलिए बार बार इन पर चर्चा होती है। तो बिहार क्या है, जो ईस्टर्न जोन है उसमें नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। किस मामले में? स्वच्छता रैंकिंग में जो रूरल सैनिटाइजेशन है, ग्रामीण स्वच्छता, उसमें। प्रश्न नंबर 7, भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहली बार किसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। यह गौरव किस बैंक को प्राप्त हुआ है? तो पहली बार पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। पहला बैंक है ये, कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक PNB। भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर सुरक्षा को अभेद बनाने और डिजिटल फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल बैंकिंग को पारंपरिक डोमेन से हटाकर विशेष रूप से सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर पूरी तरह से माइग्रेट यानी स्थानांतरित कर दिया है। तो बैंक.in एक विशेष और अत्यधिक सुरक्षित डोमेन है जो केवल सत्यापित और रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्थानों को ही जारी किया जाता है। PNB ऐसा करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, जिससे ग्राहकों के लिए
नकली या फिशिंग वेबसाइट की पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बैंक बना है पीएनबी, दूसरे नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है ये, पहले नंबर पर एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। यह भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है जिसका नेतृत्व और वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहद मजबूत रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने संदीप बख्शी की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्हें पुनः अक्टूबर 2028 तक के लिए आईसीआईसीआई के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर बने रहने की मंजूरी दी है। तो आरबीआई जो है, उनकी जो संदीप बख्शी है, उनकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को देखते हुए इनको दोबारा 2028 तक एमडी और सीईओ बने रहने के लिए मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य अग्रणी बैंक है जो बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समावेशी वित्तीय उत्पादों को लाने में सबसे आगे है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने में और समावेशी वित्तीय उत्पादनों के लिए सबसे आगे कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम लोगों के लिए बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बोब संवाद शुरू किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? आम लोगों के लिए बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बीओबी, बोब संवाद। और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के लिए देश का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट उत्पाद लॉन्च किया है जिसके तहत बिना किसी परेशानी के सीधे यूपीआई के जरिए लोन की सुविधा मिलती है। जो महिला स्वयं सहायता समूह के लिए क्या क्या है? यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट यानी बिना किसी परेशानी के सीधी यूपीआई के जरिए लोन की सुविधा मिलेगी। यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है। और बीओबी संवाद शुरू किया है ताकि जो आम लोग उनको बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे संवाद किया जा सके। ऑप्शन डी दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। संपत्ति और नेटवर्क के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा और शीर्ष वाणिज्यिक बैंक है जो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं में सबसे आगे रहता है। एसबीआई ने देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना की घोषणा की है जिसके तहत उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय या काम शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख तक के लोन की विशेष सुविधा दी जाएगी। कोलेटरल फ्री लोन देने की इन्होंने 4 लाख तक की सुविधा दी है। जो भी अग्निवीर है, देश की सेवा करने वाले अग्निवीर हैं, उनके लिए। प्रश्न नंबर 8, ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में 400 मीटर की दौड़ को 44.98 सेकंड में पूरा करके 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं? 400 मीटर की दौड़ में 44.98 सेकंड में 44.98 सेकंड में पूरा करके 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ा है, किस सीमा को तोड़ा, कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विशाल टेके। भारतीय एथलेटिक में एक नया स्वर्णिम इतिहास रचते हुए युवा धावक विशाल टेके, जिन्हें कई स्थानों पर टीके विशाल भी लिखा जाता है, ने 400 मीटर की स्प्रिंट रेस में मात्र 44.98 सेकंड में पूरा कर लिया है। इसके साथ ही वह 45 सेकंड की विश्व स्तरीय बाधा को पार करने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम का समय निकालना विश्व स्तरीय एथलीटों की श्रेणी में शामिल होने का पैमाना माना जाता है। विशाल टेके से पहले भारत का कोई भी महान धावक मिल्खा सिंह या पीटी उषा के दौर से लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाया था, जिससे अब भारत की ओलंपिक में मेडल की उम्मीदें मजबूत हुई है। कोई भी नहीं तोड़ पाया था इस रिकॉर्ड को पहले, मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाया था। ऑप्शन ए की बात करें, गुरविंदर वीर सिंह, यह भारत के एक और बेहद प्रतिभाशाली और रिकॉर्ड ब्रेकिंग शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंट धावक है। गुरवीर वीर सिंह ने भारत के इतिहास में पहली बार 100 मीटर की फराटा दौड़ में 10.10 सेकंड की
राष्ट्रीय सीमा को तोड़ते हुए मात्र 10.09 सेकंड का समय निकालकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके बारे में हम पीछे करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं जब इन्होंने ये किया था। बार बार ऑप्शन में इसलिए डालते हैं हम ये कि पक्के पूरी तरह से याद हो जाए। ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। ये भारत के खेल इतिहास के सबसे सफल और लोकप्रिय एथलीटों में से एक हैं जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का नाम जो मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा भारत के सुप्रसिद्ध ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ी है जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भाला फेंक जैवलिन थ्रो खेल को भारत के घर घर में लोकप्रिय बना दिया। तो ये जैवलिन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने कॉमनवेल्थ में। ऑप्शन सी फ्रेडरिक सोइज। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के इस महान अनुभवी और रणनीतिक खेल विशेषज्ञ को भारतीय राष्ट्रीय खेल ढांचे में शामिल किया गया है। फ्रेडरिक सोइज को हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ताकि वे आगामी जूनियर विश्व कप के लिए भारत के युवा प्रतिभाओं को तराश सके। तो फ्रेडरिक सोइज कौन है? हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच इनको नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 9, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद आधिकारिक रूप से दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बनने का गौरव किसे मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पहले ही बिलियनियर फुटबॉलर है, अरबपति फुटबॉलर है। इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन बने हैं? ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर अब बने हैं लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में फीफा विश्व कप जिताने वाले महानतम खिलाड़ी लियोनेल मेसी की कुल संचित कमाई और ब्रांड वैल्यू ने इतिहास रच दिया है। वे आधिकारिक तौर पर $1 बिलियन अरबपति की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। फुटबॉल और खेल जगत की जो इतिहास में अब तक केवल 2 ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने विशुद्ध रूप से फुटबॉल के वेतन, बोनस और ब्रांड विज्ञापनों के जरिए अरबपति का दर्जा हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित और एलिट क्लब में पहले स्थान पर पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और अब मेसी भी आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हो चुके हैं। ये फुटबॉलर हैं। पहले नंबर पर कौन थे? दूसरे नंबर पर बने हैं लियोनेल मेसी। पहले नंबर पर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो लियोनेल मेसी है कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वे कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। याद रखिएगा इनको। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नेमार जूनियर। यह ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जो अपनी जादुई ड्रिबलिंग और आक्रामक खेल शैली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नेमार दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल ट्रांसफर जब वे बार्सिलोना से पीएसजी में गए थे के लिए जाने जाते हैं। सबसे महंगे फुटबॉल ट्रांसफर से हैं। वर्तमान में वे सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल के लिए खेल रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर रहते हैं। नेमार जूनियर। ऑप्शन सी किलियन एम्बापे। फ्रांस के इस युवा और अविश्वसनीय रूप से तेज धावक जैसे फुटबॉलर को आधुनिक फुटबॉल का भविष्य और वर्तमान वैश्विक आइकन माना जाता है। भविष्य और वर्तमान वैश्विक आइकन किसको माना जाता है? किलियन एम्बापे। एम्बापे ने अपनी टीम फ्रांस को 2018 में विश्व कप जिताया और 2022 के फाइनल में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई थी। हाल ही में वे पेरिस सेंट जर्मेन को छोड़कर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्लब रियल मैड्रिड में शामिल हुए हैं। ऑप्शन डी सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में इन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2 दशकों तक भारतीय फुटबॉल को अपने कंधों पर संभाला। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। तो तीसरे नंबर पर रहे हैं ये। पहले नंबर पर वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी उनके बाद ये रहे हैं। और पैसे के इनकम के मामले में भी जो है अरबपति भी इसी सीरीज में ये दोनों हुए हैं। हमने बात की थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। प्रश्न नंबर 10, फेडरल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन द्वारा बैंकिंग और कॉरपोरेट अनुभवों पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक का नाम क्या है? फेडरल बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। बैंकिंग और कॉरपोरेट अनुभव पर लिखी गई है, इन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उनका? ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी बेटर नेवर स्टॉप। बेटर नेवर स्टॉप। भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक फेडरल बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने अपने कॉरपोरेट करियर, नेतृत्व के सिद्धांतों और बैंकिंग जगत के उतार चढ़ाव भरे अनुभवों को पिरोते हुए अपनी नवीनतम पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप की रचना की है। यह पुस्तक मुख्य रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस, संकट के समय सही फैसले लेने की कला और किसी संस्थान को छोटे स्तर से उठाकर एक नेशनल ब्रांड बनाने की यात्रा पर केंद्रित है। इसे मैनेजमेंट और नेतृत्व क्षमता सीखने वाले युवाओं के लिए एक मार्गदर्शिका माना जा रहा है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपनापन, ये भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अपनापन पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक की रचना भारत के एक बेहद अनुभवी राजनेता और वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा की गई है, जो उनके सामाजिक जीवन को दर्शाती है। किसने की है बताइए आप, अगर आपको याद हो तो इसकी रचना की है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई पुस्तक अपनापन की आधिकारिक घोषणा की है, जो उनके जनता के साथ जुड़ाव और मानवीय संस्मरणों पर आधारित है। ऑप्शन बी दिया गया है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, यह पुस्तक भारत में पुस्तकालय आंदोलन और शिक्षा के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक महान व्यक्तित्व की जीवनी है। क्या है? पुस्तकालय आंदोलन और शिक्षा के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक महान व्यक्ति की जीवनी है। कौन है वे? इस पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक पेपी